नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हमने जो पिछला लेक्चर कवर किया था वो लेक्चर था अपना टाइप्स ऑफ लिंकेजेस। इसके पहले हमने देखा था डिफरेंसेस किसके बीच में, टेररिस्ट ग्रुप और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप के बीच में डिफरेंसेस देखे थे। ठीक है, आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो लेक्चर रहेगा रीजंस फॉर प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नज़दीकियाँ। आखिरकार कोई दो संगठन, ये जो आपने अभी स्टडी किया ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप और टेररिस्ट ग्रुप, ये आखिरकार एक दूसरे के नज़दीक क्यों आ रहे हैं, आज हम उसका रीजंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत समझते हैं। क्यों? क्योंकि 21st सेंचुरी ऐसी सेंचुरी है जहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप और एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप दोनों के बीच में आप डिफरेंसेस निकालना इन द सेंस कह सकते हो कि भाई ना के बराबर है। ना के बराबर कैसे है? क्योंकि इनमें कोई ज़मीर नहीं रह गया है। ना टेररिस्ट ग्रुप में तो पहली बात था ही नहीं, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप में थोड़ा बहुत था भी, तो वो भी गायब हो गया। कैसे था? तो मैं अगर आपको एक डायलॉग सुनाऊँ, डायलॉग अगर आपका मूवी का नाम बता दिया जाए तो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई पहला जो मूवी था, फर्स्ट वाला, इसके 2 पार्ट है जिसमें अजय देवगन था। ठीक है, सुल्तान मिर्ज़ा का कैरेक्टर था एक। तो उसका एक डायलॉग था कि मैं स्मगलिंग उन चीज़ों की करता हूँ जो कि गवर्नमेंट उसकी इजाज़त नहीं देती, उन चीज़ों की स्मगलिंग नहीं करता जिसकी इजाज़त ज़मीर नहीं देता। समझे कि भाई साहब ये वो स्मगलिंग करेंगे जिसकी इजाज़त सरकार नहीं दे रही, मतलब वो इलीगल है, लेकिन वो चीज़ की स्मगलिंग नहीं करेंगे जिसकी इजाज़त उनका ज़मीर मतलब इनर वॉइस या फिर एक खुद का सेल्फ डिसिप्लिन जो बना के रखा होता है। ठीक है, तो पहले एक ज़मीर नाम की चिड़िया हुआ करती थी इन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स के अंदर, बट अब वो नहीं रही है। ठीक है, अब उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी, तो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये रीज़न ऑफ प्रॉक्सिमिटी का इसका क्या रिलेशनशिप है भाई? तो भाई आखिरकार ये लोग जो है एक दूसरे के नज़दीक क्यों आ गए? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का ज़मीर बिक गया है, कोई ज़मीर नहीं रहा है, कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहा है, पैसे के लिए कुछ भी करना है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो उसके कुछ रीज़न्स तो होंगे। तो पहला रीज़न्स हम देख सकते हैं भाई, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कैसा रीज़न हो सकता है? तो याद करिए आप 1980s 1970s का टाइम, जहाँ पे इंडिया जो है क्लोज इकोनॉमी का कह सकते हो कि भाई प्रदर्शन किया करता था। पूरी तरीके से तो क्लोज इकोनॉमी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी इकोनॉमी थी जहाँ पे लाइसेंस राज हुआ करता था, जहाँ पे कह सकते हो कि आप ऐसा राज था जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना मतलब बड़ी बात हो सकती थी। इम्पोर्ट ही मतलब आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो है इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे। एक्सपोर्ट तो ठीक है, थोड़ा बहुत हो भी रहा होगा, लेकिन इम्पोर्ट तो बहुत ही मुश्किल है। इंपोर्ट अगर आपने कर दिया तो 200% 100% उसके ऊपर चार्ज लगेगा। ठीक है, जैसे कि आज के समय है, अगर आपको टेस्ला की गाड़ी मंगानी है इंडिया में तो उसके ऊपर 100% से ज़्यादा तो क्या लग जाता है? कस्टम ड्यूटी। 30 लाख की कार है तो अगर उसको इंडिया में मंगाओगे तो 60 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से कह सकते हो कि भाई 80s का टाइम था जहाँ पे रोलेक्स की घड़ी मंगानी है तो भाई उसको जो है बिना स्मगलिंग के रास्ते आप नहीं मंगा सकते थे। ठीक है, सोना चांदी अगर मंगवाना हो, कोई सोनार होता था, जो सोनी होते हैं, जो सोने का कारोबार करते हैं, ठीक है, उनको अगर सोना मंगाना होता था तो उसके ऊपर बहुत सारी कस्टम ड्यूटी डाल दी जाती थी। ठीक, तो ये लोग क्या करते थे भाई, सोने की स्मगलिंग होती थी। बहुत सारी मूवीज़ अगर आपने देखी होगी तो सोने की स्मगलिंग होती थी। कैरेट होता था लकड़ी का कैरेट गिर जाता था तो 2-4 लकड़ियाँ टूटती थी और उसके अंदर से सोने के बिस्किट निकलते थे बाहर। तो ये सब क्या था? ये सब था एक स्मगलिंग का रास्ता। अगर आप किसी भी चीज़ को आम लोगों से पहुंचने से परेशानी क्रिएट करो, आम लोगों के पास आसानी से वो चीज़ अगर पहुंच ना पाए, तो आम इंसान या फिर कोई भी जो बिजनेसमैन है उसको जो है दूसरे रास्ते से लाने की कोशिश करेगा। वो दूसरा रास्ता इल्लीगल होगा। और वो इल्लीगल काम कौन करते थे? ये आपके ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप, यानी आपके ये स्मगलर्स। लेकिन अब आज के समय आप देख रहे हो, इंडिया जो है 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ। इंडिया में क्या हुआ? एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी मतलब वो एलपीजी वाला सिलेंडर नहीं है ना, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो लास्ट में जो जी था ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि जो पूरी दुनिया है ये अब एक गांव के बराबर हो गई। ठीक है, इसे आप कह सकते हो ग्लोबल विलेज। मतलब अगर आपको अमेरिका में कुछ काम है तो आज आप रात को फ्लाइट पे बैठो, कल रात तक आप अमेरिका में रहोगे। ठीक है, यहीं पहले हुआ करता था भाई 2-2 3-3 महीने लग जाते थे, 6-6 महीने लग जाते थे बोट वगैरह ये सब से ट्रैवल करने में। लेकिन अब क्या है, अब जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया पूरी जो है गांव के बराबर हो गई है। किसी से कुछ बात करना है, वीडियो कॉल करिए, दुनिया के किसी भी कोने में होगा, वो वीडियो कॉल के थ्रू आपसे नज़दीक आ जाएगा, आपसे बात करने लगेगा। ठीक है, कोई ऑर्डर प्लेस करना है, रोलेक्स की घड़ी मंगानी है, आप जो है
ऑनलाइन जाओ, alibaba.com है, eBay है, फ्लिपकार्ट है, आपका अमेज़ॉन है, कहीं से भी आप कुछ भी मंगा सकते हो। मतलब अब स्मगलर्स की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, कोई भी स्मगलिंग एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आसानी से सब चीज़ आपके हाथ में है, आप कुछ भी मंगा सकते हो। रही बात सरकार की, जो लाइसेंस राज करती थी, जो 100 200% टैक्स लगाती थी, कस्टम टैक्स इंसान मंगा नहीं पाता था। अब आज के समय क्या देख रहे हैं हम लोग? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दो देश एक दूसरे के साथ मिलके क्या करते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। मतलब अब जो है कोई भी कारोबार करना होगा तो दोनों देश जो है एक दूसरे के साथ बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि भाई अब जो है हमारे यहाँ का कोई भी बंदा एक्सपोर्ट करेगा या इंपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर जो है जो फलाना टैक्स था उसको कम कर दिया जाए, ताकि अच्छे से कारोबार हो सके। जैसे कि सोने की ही अगर हम बात करें, जो हमने सोने चांदी की बात की जिसके ऊपर बहुत सारा कस्टम टैक्स वगैरह लगता था, तो लोग क्या करते थे भाई, इसको स्मगलिंग करवाते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम देख रहे हैं कि भाई जो फेमस ट्रेड रूट है जैसे साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज़, और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हम सोना कहाँ से लेते थे? तो सऊदी अरेबिया है ना, सऊदी हो गया, गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए, वहाँ से सोना हम लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई अभी हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट और यूएई गवर्नमेंट या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलके क्या हो रहा है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो फल कह सकते हैं या फिर जो रिजल्ट्स है वो कुछ इस तरीके से कि भाई अब जो है इंडिया का जो ज्वेलर है या फिर इंडिया का जो भी सोने का कारोबारी है वो अब आसानी से जो है आराम से क्या मंगा सकता है? सोना चांदी वगैरह जो भी है वो यूएई वगैरह से मंगा सकता है। तो इससे होगा क्या? तो ये जो ज्वेलर्स हैं, ये जो ट्रेड्समैन हैं जो सोने का कारोबार करते हैं, वो जो है स्मगलर्स के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यार उनको आसानी से और एकदम इजी वे से और विदाउट रिस्क उसको जो है सोना चांदी मिल रहा है। तो अब जो है वो स्मगलर्स की जॉब चली गई, उनके पेट पे लात पड़ा। तो आप ग्लोबलाइजेशन को कह सकते हो कि ये सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से स्मगलिंग एक्टिविटी या ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स के प्रॉफिट पे क्या पड़ा भाई? लात पड़ी। और ऐसा भी कह सकते हो भाई वो जो है अपने फील्ड में प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे, तो उनको जो है मजबूरन क्या करना पड़ा? ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप के साथ हाथ मिलाना पड़ा, ठीक है। अब प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम किसी ना किसी सेमी फील्ड में जो हमारा बिजनेसमैन होगा या कोई भी फ्रेंड होगा तो ऑब्वियस सी बात है वायलेंस करते थे। सिमिलरिटीज़ तो एक ही है टेररिस्ट ग्रुप और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप की, कि ये लोग दोनों वायलेंस करते हैं। तो दोनों वायलेंस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों जब मुसीबत में पड़ेंगे तो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। फिर दूसरा रीज़न था स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों? क्योंकि अब आजकल क्या है, एडवांस वेपन हो गए, ठीक है। पहले टेररिस्ट ग्रुप जो हुआ करते थे वो AK-47 लेके घूमते थे, ठीक, AK-47 लेके घूमते थे। तब जो है हमारे इंडियन या फिर कोई भी कह लो कोई भी ग्लोबल कंट्री जिसके पास पुलिस के नाम पे भाई रिवॉल्वर होती है। लेकिन आज के समय क्या देखा जा रहा है कि आज के समय जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और अपने हाथ में एडवांस वेपन रखती है। वेपन से ज़्यादा ज़रूरी है सर्वेलेंस। आज के समय जो सर्वेलेंस है बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजिकल है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एज टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से ये जो आपके ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स या कह सकते हो टेररिस्ट ग्रुप जो कि छुपे छुपे रहते थे और कभी कभी मतलब आते थे तो खुल के आते थे, अब आज के समय वो रेडार में पड़े हुए हैं तो वो छुप नहीं पा रहे, समझे, वो अब जल्दी जो है पकड़ा जाते हैं और छुप नहीं पाते। इसलिए जो है टेररिस्ट ग्रुप को भी जो है एडवांस वेपन की ज़रूरत है। तो एडवांस वेपन कौन देगा? कि भाई कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज हो जाए तो वो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप देगा, ठीक है। तो दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे की। म्यूचुअल बेनिफिट्स, तो म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑब्वियस सी बात है दोनों ही अगर स्ट्रांग हो गए, दोनों में से कोई भी एक स्ट्रांग होगा तो म्यूचुअल बेनिफिट्स मतलब दोनों के फ़ायदे होंगे, ठीक। लास्ट पॉइंट लिखा है ग्लोबल वॉर एंड टेररिज्म आफ्टर 9/11 अटैक। अब हुआ क्या 9/11 के बाद? जब 9/11 आपने सुना होगा अमेरिका में हुआ था ये, ठीक है, 9वां महीना वाला सितंबर और 11 सितंबर को जो है क्या हुआ था आपके अमेरिका में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था उस पर 2 विमान घुसे, ठीक है, उड़ते उड़ते आए, टेररिस्ट बैठे थे उन दोनों विमानों में और वो विमान को हाईजैक किया था, एयरप्लेन को हाईजैक किया था और एयरप्लेन जो है सीधा बिल्डिंग में टकरा दिया और जिसकी वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई और 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए। अब इससे हुआ क्या कि भाई पूरी दुनिया जो है टेररिज्म के खिलाफ खड़ी हो गई। अब जब अमेरिका के साथ ऐसा कांड हो सकता है तो पूरे देश, छोटे मोटे देश, डेवलपिंग कंट्रीज, उनका क्या हाल चाल होगा? कुछ नहीं। तो टेररिज्म का जो चेहरा था वो खुलकर सामने आया 9/11 के अटैक के बाद कि भाई ये जो है किसी से नहीं डरते, ना इनका कोई रिलीजन होता है, ना ही इनका कोई मैनकाइंड होता है, ये अलग ही प्रजाति है, इनको अलग ही प्रजाति है, मतलब इन द सेंस इनको अलग तरीके से ही ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइक किए गए टेररिज्म के खिलाफ और इनको जो है जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत सारे
क्या किए गए, मिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया। आपने देखा होगा तालिबान को मारने के लिए फिर बाद में रॉयल फोर्सेस, फिर इंडियन आपकी ये यूएस एयर फोर्सेस सब अफगानिस्तान में ये एक साथ मिलकर ऑपरेशन करती थी, जिसकी वजह से तालिबान के बहुत सारा नुकसान हुआ। ठीक है, अब 9/11 के पहले क्या था ना कि भाई इंडिया के ऊपर तो ऑलरेडी टेररिस्ट अटैक होते थे, क्योंकि इंडिया तो 1993 सीरियल बम ब्लास्ट वगैरह ये सब झेल चुका है। जब इंडिया बोलता था भाई टेररिज्म जो है हमारे साथ बहुत हो रहा है, तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे ये लोग बोलते थे कि नहीं, हम लोग जो है हमारे कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जिनको जो है हम लोग उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। ठीक है, तो वो लोग क्लेम करते थे भाई तुम्हारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का इशू है, इसलिए जो है वो लोग क्या कर रहे हैं भाई, वायलेंस के फॉर्म में अपनी आवाज़ आपको सुना रहे हैं। ठीक है, अगर आपने उनके साथ अच्छा किया होता तो हो सकता है कि भाई वो भी आपके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब 9/11 का अटैक हुआ तो भाई इनको समझ आया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की आंखें खुली कि इंडिया जो बोल रहा था सही बोल रहा था, कि ये जो है इनका जो है अलग ही दिमाग है। ठीक है, टेररिस्ट जो है ये कोई भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, ये कोई भी माइनॉरिटी सेक्शन को बिलोंग नहीं करते, ये जो है इनका अलग ही ग्रुप है, इनको अलग से ट्रीटमेंट देना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो था आपका रीज़न फॉर ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी। अब इससे हुआ क्या कि भाई जो 9/11 था उसके बाद टेररिस्ट जितने भी थे उनके सारे अकाउंट्स को सील कर दिया गया, सारे बैंक अकाउंट्स ख़त्म। ठीक है, तो अब इनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो किसके पास जाएंगे, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ 4 मेजर रीज़न थे जिसकी वजह से ये लोग के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी। अब देखते हैं थ्रेट्स की बात करते हैं। थ्रेट्स की अगर हम बात करें, अब आप ही बताइए कि कोई भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप या टेररिस्ट ग्रुप जो है अगर साथ में मिल जाते हैं, या फिर कह सकते हो कि कोई भी उसमें से एक स्ट्रांग हो जाता है किसी भी कंट्री में, किसी भी एरिया में, किसी भी सिटी में, तो क्या क्या थ्रेट्स देखने मिल सकते हैं। थ्रेट्स मतलब क्या क्या हमको परेशानियां देखने मिल सकती है। तो देखते हैं पहला थ्रेट क्या हो सकता है। तो पहला थ्रेट ये लिखा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट हो या प्राइवेट बिजनेस हो, दोनों के डेवलपमेंट में क्या होगा भाई, कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद बताइए, अगर आप किसी शहर में हो, उस शहर में अगर कोई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप या टेररिस्ट ग्रुप जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, तो क्या गवर्नमेंट वहाँ पे ब्रिजेस बना पाएगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, सिंपल। वैसे ही कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पहला रीज़न तो सीधे सीधे समझ आता है। दूसरा देखते हैं भाई, इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर थ्रू ब्राइबरी। ठीक है, जब ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप जो होगा उसके पास पैसे ज़्यादा हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हमने ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप जब पढ़ा था तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो है मॉनेटरी बेनिफिट से ही जो है पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल चलाती है, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। ठीक है, तो भाई पैसा अगर इनके पास बहुत है तो ऑब्वियस सी बात है करप्शन भी करेंगे। ठीक है, ब्राइबरी मतलब करप्शन, तो करप्शन करेंगे तो इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट के डिसीजन जो पॉलिसी मेकिंग वाली पॉलिसी मेकिंग करती है, तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो जरूर ना जरूर इन्फ्लुएंस होगी। ठीक है, बहुत सारी ब्राइबरी दी जाएगी, करप्शन दिया जाएगा, ताकि कुछ कानूनों को जो है फेरबदल किया जा सके, जिसकी मदद से इन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स को जो है फ़ायदा पहुँचे। ठीक, फिर देखते हैं डिस्टेबलाइज द सोसाइटी बाय हैवी ड्रग ट्रैफिकिंग। ऑब्वियस सी बात है कि भाई ड्रग ट्रैफिकिंग हमने देखा था दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वो भी दूसरे नंबर पे आता है। काउंटरफिट करेंसी का जो बिजनेस देखा था हमने 2017 का डेटा, उसमें हमने देखा था 80 लाख करोड़ से ज़्यादा बिजनेस है। इंडिया का इकोनॉमी, इंडिया का बजट जो है, इंडिया का जो बजट 2023-24 का था वो 45 लाख करोड़ का था। मोटा मोटा कह सकते हो कि भाई काउंटरफिट करेंसी 2 गुना ज़्यादा पैसा छाप के देता है, इंडिया के बजट से भी ज़्यादा। और जो ड्रग्स का जो ट्रैफिकिंग था उसका बिजनेस का मॉडल अगर हम देखें, तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग का जो बिज़नेस था उसमें तकरीबन कह सकते हो मोटा मोटा तकरीबन 50 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है इनकम था, मतलब इंडिया के बजट के आसपास ही। तो सोचिए, इंडिया जैसा देश, इतना बड़ा देश जिसका बजट 1 साल का इतना रुपए हो, उतना ही रुपए अगर आपको ड्रग ट्रैफिकिंग के बिजनेस में मिल रहा हो, तो जो है आपके ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स उस बिज़नेस को क्यों ना करें। तो ऑब्वियस सी बात है, होगा क्या कि भाई कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप या टेररिस्ट ग्रुप अगर उस जगह पे या उस कंट्री में या उस रीजन में डोमिनेंट होती है, तो वो सबसे पहला यही बिजनेस करती है। कौन सा? ड्रग ट्रैफिकिंग का। और ड्रग ट्रैफिकिंग से आपको भी पता है कि भाई जो पूरा समाज होता है वो पूरी की तरह पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। कैसे? सिंपल है, एक नौजवान युवक है किसी भी फैमिली का, अगर वो ड्रग एडिक्ट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उसके घर वाले परेशान हो गए। फादर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ऑफिस पे जाएंगे, सोचेंगे कि भाई हमारा लड़का जो है कब सुधरेगा, वो जो है ड्रग्स कब छोड़ेगा। तो वहाँ पे भी वो घर पे ऑफिस पे काम नहीं कर पाएंगे, घर पे तो मम्मी परेशान रहेगी, और छोटा भाई या छोटी बहन हुई तो वो भी जो है अपने बड़े भाई या बड़े बहन के लिए जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहेगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरी फैमिली ही डिस्टर्ब हो जाती है। और जो है अगर एक फैमिली डिस्टर्ब है तो उस
की जॉइंट फैमिली भी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक लड़का जो है उस फैमिली में मान लीजिए ड्रग एडिक्ट है, तो हो सकता है कि उसके पड़ोसी में से कोई भी लड़का उसको देख के भी इंस्पायर्ड हो जाए और वो भी ड्रग एडिक्ट हो जाए। तो एक ड्रग एडिक्ट होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, समाज के ऊपर बहुत बड़ा गहरा असर देखने मिलता है, ठीक है। तो भाई ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से क्या होगा भाई, सोसाइटी को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है, ठीक। इससे होगा क्या भाई, सोसाइटी में अगर डिस्टेबलाइजेशन आ गया, मतलब ड्रग्स कंज्यूम होने लगी, तो होगा क्या, इससे सोचने की शक्ति गायब हो जाएगी। आप जो है एक डिसिप्लिन्ड कंज्यूमर, या फिर कह सकते हो कि भाई कुछ सोचे बिना कुछ भी खरीदोगे, सोचे बिना किसी को भी वोट दोगे, बिना सोचे समझे आप किसी का कोई भी पॉइंट पे जो है खड़े हो जाओगे, ठीक है। मतलब आपको जो है गुमराह करने के लिए कोई ना कोई आपको जो है आसानी से यूज़ कर सकता है। जो अच्छा से सोचता है, जिसके पास सोचने की क्षमता होती है, वो कभी भी गुमराह नहीं होता। लेकिन जिस समाज में लोग जो है गुमराह होने की ताकत रखते हैं, इन द सेंस कह सकते हैं कि वो डिस्टेबलाइज होते हैं, तो उनको जो है आसानी से लीड किया जा सकता है। लीड मतलब उनको आसानी से यूज़ किया जा सकता है, वोट बैंक बनाया जा सकता है, या फिर अपना कंज्यूमर बनाया जा सकता है, ठीक है। नकली आइटम बेचो, डुप्लीकेट आइटम बेचो, जैसे चाइना ने बना के रखा हुआ है, ठीक है। सस्ता सस्ता फ़ोन बेच बेच के जो है आपको क्या करता है भाई, वो सिंपल आपकी सोचने की क्षमता ही बर्बाद कर देता है। हज़ार मतलब 9,000 का फ़ोन और 10,000 का फ़ोन, 1,000 का फ़र्क है, लेकिन कुछ उल्टा सीधा दिखा देगा कि भाई इसमें जो है ये कैमरा जो है 1 नहीं 3 है, ख़रीद लो। उसमें खोलोगे तो एक कैमरा ही काम करेगा, 2 कैमरा खाली दिखाने के लिए था, समझे। तो ये जो सोचने की क्षमता है, ये सब क्या है, सोसाइटी में स्टेबिलिटी के ऊपर होती है, ठीक है। अगर आप सोचने की क्षमता अगर रखते हो, तो जो है कोई भी सोसाइटी अगर सोचने की क्षमता रखती है और सोच समझ के कुछ चीज़ खरीदती है, तो वो इकोनॉमी हमेशा डेवलपिंग स्टेज पे ही जाती है। बिना सोचे समझे कुछ भी खरीदा जा रहा है, बिना सोचे समझे किसी को भी वोट दिया जा रहा है, तो वो इकोनॉमी या फिर वो कंट्री बर्बादी के रास्ते पे ही जाती है, ठीक है। तो सोसाइटी का स्टेबलाइज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे भाई इससे होगा क्या, इंसर्जेंसी और नक्सलिज्म भी प्रमोट होगा। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम ज़्यादा बढ़ता है, तो हम आगने वाले लेक्चर में देखेंगे कि नक्सलिज्म और इंसर्जेंसी क्या होता है, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। बस इतना समझ लो अभी कि नक्सलिज्म और इंसर्जेंसी की जो एक्टिविटी है, वो भी जो है आने वाले टाइम पे बढ़ेंगी, अगर उस एरिया में ऑर्गेनाइज क्राइम ज़्यादा हो रहा होगा तो, ठीक। फिर देखते हैं टेररिस्ट ग्रुप क्या जो है लिंकेजेस अगर बढ़ा, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप अगर टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिलता है ना, तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है किसके ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा होता है, ठीक। अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो आपका जो कह सकते हो कि भाई मुंबई में जो ताजमहल पे जो हमला हुआ था 26/11 में जो हमला हुआ था, उसमें हमने देखा था भाई टेररिस्ट ग्रुप जो थे, टेररिस्ट ग्रुप वो जो है अपने जो ये 10 लोग आए थे हम यहाँ पे मुंबई में बम ब्लास्ट करने के लिए, वो सैटेलाइट से बात कर रहे थे, टेररिस्ट जो उनके थे हाफिज़ सईद वगैरह ये सब, कराची में बैठ के। लेकिन अगर आप देखोगे कि भाई वो यहाँ पे पहुँचे कैसे, ठीक है। टेररिस्ट ग्रुप ने तो सिंपल अपने लोगों को ट्रेन कर दिया, 10 लोगों को ट्रेन कर दिया, लेकिन वो 10 लोग को इंडिया तक पहुँचाने का रास्ता किसने बताया। वो 10 लोग इंडिया में पहुँच गए, तो इंडिया में उनको जो है कुछ भी जो उनका अरेंजमेंट था, वो अरेंजमेंट किसने किया। तो ये सब के पीछे कौन था, कोई ना कोई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप था। और 99.9% एजेंसी ने यही माना है कि भाई जो डी कंपनी है, दाऊद इब्राहिम की जो कंपनी थी, वही इसके पीछे थी। तो दाऊद इब्राहिम की कंपनी कह सकते हो भाई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप का एक पूरा का पूरा मॉडल है, जो कि कभी कभी टेररिस्ट एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होती है, कभी कभी क्या है तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, ठीक है। इसलिए अभी जो है आज के समय हम कह सकते हैं कि भाई एक टेररिस्ट ग्रुप और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप जो है, ये अब पहचानना मुश्किल हो गया है कि भाई कौन टेररिस्ट ग्रुप है, कौन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप है। दोनों के जो वायलेंस लेवल है अब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है, ठीक है। दोनों के जो कुकर्म है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे है, जो हम सिंपल कह सकते हैं सभी के सभी टेररिस्ट, ठीक है। तो ये जो है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्राइसिस हो जाता है, जब टेररिस्ट ग्रुप और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप जब कांटेक्ट में आ जाते हैं, एक दूसरे की मदद करने लगना स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था टाइप्स ऑफ लिंकेजेस में, ठीक है। लिंकेजेस में जो टाइप था दूसरा नंबर का क्या था, कोऑपरेशन, ठीक है। कोऑपरेशन, जब एक दूसरे की मदद करना स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप और टेररिस्ट ग्रुप, तो इस स्टेज पे क्या होता है भाई, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी होगी ना किसी भी देश की, वो अंडर थ्रेट में आ जाएगी, ठीक। लास्ट पॉइंट देखते हैं भाई, कम्युनल टेंशन जो है प्रमोट होगा। जब ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप जब स्ट्रांग होता है, जब किसी एरिया में ऑर्गेनाइज क्राइम ज़्यादा होने लगता है, तो उससे फ़ायदा किसको होता है, जो पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं या कोई भी पॉलिटिशियन होगा उसको ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैसे, क्योंकि
किसी भी एरिया में अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो या बुरा काम कर रहे हो, तो उसकी जो है भनक उस एरिया के किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके नज़र में होगे ही आप। ठीक है, उससे छुप कर आप कुछ काम नहीं कर सकते। ठीक है, या तो कोई एमपी होगा या तो कोई एमएलए होगा। ठीक, या तो हो सकता है कोई प्रत्याशी एमएलए हो जो कि अपोजिशन में अभी हो, इस साल सीट ना जीता हो, अगले साल हो सकता है इलेक्शन में खड़ा होने वाला हो, तो उसके नज़र में आप तो रहोगे ही रहोगे। ठीक है, उसके नज़र में अगर आप रहे और अगर उसका हाथ रहेगा आपके ऊपर, तो ही वो जो है आप वो क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे। अदरवाइज़ क्या होता है कि पॉसिबल बहुत ही कम होता है। तो होता क्या है कि भाई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप देखा गया है कि जब किसी एरिया में ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो उनके सर के ऊपर किसी ना किसी पॉलिटिशियन का हाथ होता है या फिर किसी ना किसी पॉलिटिकल ग्रुप का हाथ होता है। अब जब आपको कोई ना कोई इतना काम करवा के दे रहा है, इतना लिबरलिज्म आपके साथ कर रहा है कि तुमको जो क्राइम करना है करो, कोई टेंशन नहीं है, पैसा कमाओ, 80 रुपये तुम कमाओ, 20 रुपये हमें देना। लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा कि भाई वो भी क्या है भाई, पॉलिटिशियन है। ठीक है, पॉलिटिशियन तो टेररिस्ट से भी एकदम घटिया होते हैं। ठीक है, वो जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं अपना वोट बैंक कलेक्ट करने के लिए। तो एक ना एक दिन कभी ना कभी ऐसा होगा कि भाई कम्युनल टेंशन करने की अब ज़रूरत आ गई। कौन सा टेंशन? कम्युनल टेंशन, मतलब धार्मिक रूप पे या धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़वाना। इससे होगा क्या, किसी न किसी पॉलिटिकल ग्रुप को फ़ायदा होगा। ठीक है, उस सोसाइटी में या फिर कह सकते हो उस प्रॉपर वोट बैंक में किसी न किसी को अपना वोट बैंक का फ़ायदा मिलेगा जब धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लड़ाया जाएगा। तो ये लड़ाने वाले कौन होते हैं? पॉलिटिशियन तो होते ही है, लेकिन ज़मीन पे ये काम करने वाला कौन होता है? कोई ना कोई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप होता है। ठीक है, जो कि इस पूरे के पूरे काम को अंजाम देता है। ठीक है, तो भाई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप जो है सोसाइटी में कम्युनल टेंशन भी क्रिएट कर सकता है, जिससे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एडवांटेज देखने मिलते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल जो है अपना लास्ट लेक्चर रहेगा किसका? ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप का। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नक्सलिज्म। ठीक है, थैंक यू सो मच।